तो दोस्तों इसी के साथ अब पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझते थे, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी। साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है, लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहब को बड़ा कष्ट हुआ। उनकी स्वाधीनता में बड़ा बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने ज़माने के लोग थे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुद ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी उठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से बोले कह दो घर में नहीं है। सवार घर में नहीं हो तो कहाँ है? नौकर यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार बोला काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे। जागीरदार है कि दिल लगी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा? मिर्जा जी बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मारे जाएंगे। मीर बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पार कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर। मिर्जा बिल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तकदीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया जैसे गवादियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली, अब भूल कर भी घर में ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलौरियाँ भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते थे, जिसे शायद नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुँचे दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त सह आदि तो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान भाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना रहता था।
इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुजालिम की निगाह न पड़ जाए तो बेगार में पकड़े जाएं। हज़ारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रहे थे। मीर साहब बोले, अंग्रेज़ों की फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए या किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा या किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस अब ईसा में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसी ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा है, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी ही आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी सावधान देश के राजा की परंपरा इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह हिंसा न थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते थे। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर साहब, होगा, यह लीजिए शाह। मिर्जा, जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती बेचारे। नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहिए, यह ऐश कहाँ वहाँ नसीब होगा, यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर से किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा जी, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर